हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बड़े फेरबदल को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि जेडीयू सरकार में शामिल होगी और इस बात का सबसे बड़ा संकेत खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जेडीयू सरकार में शामिल होगी। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली आ भी चुके हैं और मंत्रिमंडल में जेडीयू के मंत्रियों की संख्या को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने अपने सांसदों के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने अपने 16 सांसदों के हिसाब से 4 मंत्री पद मांगे हैं, जिसको लेकर पार्टी की बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने उन लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक किया गया था मुख्यमंत्री इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है ऐसा सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो हमको नहीं कही नहीं, हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे। इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री? ये हम नहीं पूछे हैं किससे। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया। इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। अब पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है और बताना भी नहीं चाह रहे हैं और छिपाना भी नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कितने मंत्री होंगे, उनकी तरफ से किसका नाम दिया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जाकर के बात कर रहे हैं दिल्ली में और वही सारी बातें जानते हैं। तो ये कहकर नीतीश कुमार बस अपनी तरफ से इस बात का यहीं पर अंत कर देना चाहते हैं। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिहार से, इस वक्त पटना से। नीतीश, चलिए, नीतीश कुमार ने इतना तो कह दिया कि हम मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन डिमांड क्या है, अंदर की खबर क्या है? देखिए, नीतीश कुमार का ये एक पुराना तरीका है, बहुत इस तरह से खबरों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात से इतना वाकई समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रही है। और इसके संकेत देखिए पहले से मिल रहे थे। आरसीपी सिंह लगातार ये कह रहे थे कि जेडीयू शामिल होगा, उनकी तरफ से बयान आ रहा था। इससे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर जिस तरह से बात बिगड़ गई थी, वो बात नहीं है। अब सिर्फ पेच फंसा है कि कितने मंत्री। जेडीयू की तरफ से जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो 16 सांसदों के हिसाब से 4 सीट मांग रहे हैं, लेकिन 4 मंत्री पद मांग रहे हैं। लेकिन क्या इस पर बात बन सकेगी, क्या बीजेपी के लिए इतना संभव होगा, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जो कुछ नाम सामने आते रहे हैं उसमें सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये नाम पहले से चल रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, आरसीपी सिंह, ये पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे, सीनियर आईएएस अधिकारी थे और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, पहले वीआरएस ले लिया था, उसके बाद से सक्रिय रहे हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, बहुत लंबा समय उनके साथ बिताया है। तो सबसे बड़ा नाम तो आरसीपी सिंह का है। और मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली में आज शाम वो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से आज उनकी मुलाकात हो सकती है और उनके आवास पर भी जेडीयू के कुछ सांसदों को बुलाया गया है, आरसीपी सिंह के आवास पर। तो संभव है कि आरसीपी सिंह आज शाम में जब वहां पर बैठक करेंगे या बीजेपी के नेताओं से देखने पड़ेंगे पार्टी को। आरसीपी सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, लल्लन सिंह उनका भी नाम चल रहा है, ठाकुर समुदाय से आते हैं।
बिल्कुल, ललन सिंह भी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी लोगों में से हैं और लंबा सफ़र उन्होंने तय किया नीतीश कुमार के साथ। सवर्ण समुदाय से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और इससे पहले वो बिहार सरकार में मंत्री थे, फिर उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जब वो जीते उसके बाद से ही चर्चा हो रही थी। और पिछली बार भी जिन दो नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा थी उसमें दूसरा नाम राजीव रंजन सिर्फ ललन सिंह का ही था। तो इस बार भी ललन सिंह का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हैरानी की बात थोड़ी ये है कि अभी तक वो पटना में बैठे हुए हैं। हालांकि वक्त भी है और बहुत मुश्किल नहीं है कि तुरंत दिल्ली पहुंचना। तो निश्चित रूप से अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर वो कौन से नाम होंगे। लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनके तरफ से यदि हम बताएं कि इसमें ललन सिंह का एक नाम महत्वपूर्ण है और बहुत संभावना है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को जगह मिलेगी तो उसमें ललन सिंह जरूर होंगे। ठीक है नीतीश, तो ये तो बिहार की खबर हुई। आरसीपी सिंह और ललन सिंह, इन दो लोगों के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और अब हम जरा अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री असम के, वो भी मंत्री परिषद में शामिल होंगे। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है और सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। थोड़ी देर पहले ही सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक किस्म से ये कहा गया कि त्याग किया सर्बानंद सोनोवाल ने, तो उसका इनाम आप कह सकते हैं उनको अब दिया जाएगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी। विजय लक्ष्मी इस खबर पर हमारे साथ हैं। विजय, आपने असम बहुत देखा इस बार चुनावों के दौरान और सर्बानंद सोनोवाल ने जिस तरीके से बैकसीट ली और स्वीकार किया केंद्र की इस मांग को कि वो कुर्सी छोड़ दें, हेमंत बिस्वा शर्मा बन जाएं मुख्यमंत्री, तो माना जा रहा था कि उनको कहीं ना कहीं बड़े पद पर अकोमोडेट किया ही जाएगा। बिल्कुल सौरभ, मुझे याद है कि मैंने चुनाव के दौरान उनका इंटरव्यू भी किया था जिसमें पूछा था कि क्या अगला मुख्यमंत्री वो होने जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पार्टी डिसाइड करेगी वो उन्हें मंजूर होगा, जहां पार्टी उन्हें कहेगी वहां वो काम करेंगे। तो बहरहाल अब लग रहा है दिन वो आ गया है जब पार्टी ने डिसाइड कर दिया है कि उनकी अगली भूमिका क्या होने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा सर्बानंद सोनोवाल होने जा रहे हैं और एक बड़ा त्याग, जिस तरीके से आपने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से कहा कि उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री पद मुख्यमंत्री थे असम के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी या उस तरह की चीजें नहीं थी, ये उनका अचीवमेंट था। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो वहां के समीकरणों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना 2021 में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए असम में। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की भी कद की बात करें, असम के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, छात्र राजनीति से आते हैं, इसलिए बेहद जरूरी था कि उनको अकोमोडेट किया जाए और अब यूनियन कैबिनेट में उनको एक बार फिर से इंडक्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो यूनियन कैबिनेट का हिस्सा थे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके पास उस समय हुआ करती थी और अब एक बार फिर से उनको यूनियन कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा। ठीक, हमने अभी बिहार की बात की, असम की बात की। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बिहार में जेडीयू से आरसीपी सिंह, ललन सिंह, इन दो नामों पर अभी तक हमने बात की है और असम से सर्बानंद सोनोवाल, ये तीनों नाम जो है आपके मुताबिक क्या कंफर्म माने जा रहे हैं? और बिहार के फॉर्मूले की साहब जो आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो सांसदों की संख्या के आधार पर जो फॉर्मूला जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है, कल रात से ये फॉर्मूला दिया जा रहा है कि बीजेपी के पास 17 सांसद हैं, उनके 5 मंत्री हैं, बिहार से 16 सांसद जेडीयू के पास हैं, तो कम से कम 4 तो होने चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला क्योंकि बीजेपी पूरे देश के हिसाब से फैसला करेगी कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर, तो वो लागू नहीं होता। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देख लें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर यूपी में 80 सांसद हैं, जबकि यूपी में मंत्रियों की संख्या महज 8 है। 9वें मुख्तार अब्बास नकवी जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन सांसद वो झारखंड के हैं। तो ऐसे में सिर्फ नंबर्स के आधार पर बीजेपी 2 कैबिनेट 2 एमओएस दे देगी, इसका संकेत नहीं मिल रहा है और निश्चित तौर पर वो एक गतिरोध है जिसके चलते अभी तक फॉर्मूला नहीं निकल पाया। आज देर शाम उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरकार बीजेपी और जेडीयू में एक फॉर्मूला निकल जाएगा और संभव है कि 1 कैबिनेट 2 एमओएस दिया जाए। नीतीश कुमार की परेशानी ये है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों उनके लिए बराबर महत्व के नेता हैं। ऐसे में किसी एक को वो कैबिनेट में कैसे भेजते हैं और दूसरा एमओएस कैसे बनेगा, दोनों का जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से, तो वो एक बड़ी अड़चन है। इसके अलावा उनकी कोशिश ये है कि महादलित, अति पिछड़ा, ये जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन और सोशल इंजीनियरिंग पर नीतीश कुमार चलते हैं, उसमें अगर 2+2 यानी कि 4 पद उनको मिलते हैं तो इसको वो पूरी तरीके से साथ पाएंगे। दूसरी बात असम के सर्बानंद सोनोवाल की कर लें तो जब उनको दिल्ली बुलाया गया था तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद उन्होंने त्यागा था ये किसी इच्छा से या पार्टी के किसी कहने से, बल्कि एक दबाव था पार्टी के द्वारा उनके ऊपर। दिल्ली में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मिले थे तब उन्होंने बार बार इस बात को कहा था कि वो चाहते हैं कि असम में ही काम करें और जब
एक बार उन्हें बता दिया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ मुख्यमंत्री होंगे, ये पार्टी का फैसला है, तो पार्टी के फैसले को मानने के बावजूद उन्होंने ये कहा था कि फिर भी वो चाहेंगे कि आसाम में ही काम करें। मतलब ये कि वो चाह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें दी जाए, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ये नहीं चाह रहा था कि वहाँ पे बतौर पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो 2 पावर सेंटर का मैसेज जाएगा और फिर वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा को काम करने में परेशानी हो सकती है, सरकार को लेकर बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं। इसके चलते वहाँ पे उस समय सर्बानंद सोनोवाल को उस बैठक में ही कहा गया था कि पार्टी चाहेगी कि आप केंद्र सरकार में दिल्ली में रहें और यहाँ पर केंद्र सरकार में कोई महत्वपूर्ण महकमा आपको दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार वो खेल मंत्री थे और इस बार ये नजर इस बात पर टिकी रहेगी उन्हें पोर्टफोलियो कौन सा दिया जा रहा है, लेकिन इतना तय माना जा रहा था कि जब भी अगला एक्सपेंशन होगा जो कि अब होने जा रहा है तो उसमें सर्बानंद सोनोवाल को तो जगह मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, तो ये बिहार की बात हुई और साथ साथ असम की। अब जरा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र से नारायण राणे, ये 2 बड़े नेता, ये भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और मोदी मंत्रिमंडल में इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दोनों कद्दावर नेता हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, और जहां तक नारायण राणे का सवाल है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। और जितना वक्त अभी तक जो है कूलिंग ऑफ पीरियड, जैसे मैं कल भी कह रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे का हो चुका है, तो इस बात की कयास थे कि दोनों को इस बार जगह मिलेगी। नारायण राणे भी दिल्ली आ चुके हैं और वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब इसमें भी कोई 2 राय जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे, पहले आपको नारायण राणे की बात सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। अरे आप चुप बैठो ना, एक जन बोलो ना, क्या बोलना चाहते? मुंबई से दिल्ली आने का न्योता मिला है आपको, मुंबई से दिल्ली? मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष? अरे विशेष मंत्री से कम मिल रहा है। देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे, उसके बाद मैं बालू को लूँगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। आपका भी नाम है जो नाम है तो कंफर्मेशन होने देना। नहीं कॉल नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने। पीछे देख के भाई, पीछे देख के। नारायण राणे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी कही, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि कंफर्मेशन होने देना पहले। तो कभी कंफर्म नहीं है क्या देवेंद्र नारायण राणे का नाम? सर, जब ये सूचना दी जाती है तो ये नहीं कहा जाता है कि क्योंकि आपको मंत्री बनाया जा रहा है इसलिए आप दिल्ली आ जाएं। इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि दिल्ली आप आएँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलें या संगठन महामंत्री से मिलें या गृहमंत्री अमित शाह से मिलें, जिससे भी मिलाना हो। इस केस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने को उनको बोला गया है। तो ये एक सूचना दी जाती है। उस सूचना के आधार पर यह अंदाजा लगा लेते हैं नेता कि उन्हें किस लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन फ़ोन पर पक्की जानकारी नहीं दी जाती है। दूसरी चीज़, नारायण राणे की अगर बात करें तो जो चीज़ उनके पक्ष में है वो ये कि एक तो कोंकण क्षेत्र में बहुत दबदबा और जनाधार रखने वाले नेता हैं, तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ा अच्छा हैंड है। दूसरी चीज़ की मराठा नेता हैं, तो आप देखें तो मराठा रिजर्वेशन के लेकर फिर से महाराष्ट्र की सियासत किस प्रकार से उबाल पा रही है। और जब मराठा रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन हुआ था तो उस कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे नारायण राणे। तो उस लिहाज से भी आप मैसेजिंग की बात समझ सकते हैं। अगले साल वहाँ पर बीएमसी का चुनाव होना है, वहाँ पर इनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। चौथी चीज़, जो शिवसेना को बहुत ज़्यादा ऐतराज रहता है नारायण राणे से, क्योंकि बाला साहब के समय में ये मुख्यमंत्री बने थे और बाला साहब से इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे से इनकी नहीं बनी और उन्होंने शिवसेना छोड़ी और शिवसेना के खिलाफ बहुत मुखर तरीके से, आक्रामक तरीके से मुंबई में बैठकर भी बात करते हैं। तो ऐसे में शिवसेना के साथ जो बीजेपी की बातचीत चल रही है, उस लिहाज से नारायण राणे को आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स का भी काम होगा। दूसरी चीज की शिवसेना को ये चिढ़ाने वाली बात होगी, तो क्या शिवसेना फिर उस बातचीत को आगे जारी रख पाएगी, या क्योंकि वो बातचीत अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है इसलिए नारायण राणे को ये शामिल किया जा रहा है। इसमें कई सारे पहलू हैं जो कि नारायण राणे के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मराठा नेता, कोंकण क्षेत्र में दबदबा, जनाधार वाले नेता बहुत मुखर हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और राजनीतिक तौर पर हमला करने वाली बात कहते हैं, तो उस लिहाज से इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात भी की थी, उनकी तस्वीरें भी जरा आप दिखाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली आ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जाएगा या उनको कोई विशिष्ट भूमिका दी जाएगी, इसमें तो कोई शक था नहीं पहले से, और इस बार भी अब यह तय है कि उनको जो भी रोल दिया जाएगा वो महत्वपूर्ण होगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे, और उनको
कैबिनेट में मंत्री बनाकर बीजेपी ये जरूर मैसेज देना चाहेगी कि अगर कोई दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थामता है तो बीजेपी उसका पूरा सम्मान करती है, उसको जिम्मेदारी भी देती है। क्योंकि लगभग 1.5 साल होने को आ गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे, और एक बड़ा क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को फिर से बनवाने के लिए। और ऐसे में अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाते हैं तो आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी के जो कदावर नेता अगर वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या बीजेपी में आने की सोचेंगे तो उनके मन में ये रहेगा कि बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो बीजेपी उनका सम्मान करेगी। और यही वजह है कि आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और रही बात 5 राज्यों के चुनाव की, तो ऐसे में बीजेपी कई नेताओं पर भी डोरे डालेगी जो विपक्ष के नेता हैं, जो जिनका अच्छा वोट बैंक है, अच्छा जनाधार है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाने से उन नेताओं को भी मैसेज जाएगा और वो बीजेपी की तरफ आने के लिए उत्सुक होंगे। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस संभाग से आते हैं, चंबल संभाग से, उस संभाग से पहले ही ये कैबिनेट मंत्री मौजूद है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ऐसे में जो दूसरे जो संभाग है मध्य प्रदेश के, उनको भी संतुलित किया जाएगा। उन क्षेत्रीय संतुलन बीजेपी साधेगी तो उन क्षेत्रों से भी और रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय कैबिनेट में मिल सकता है। अनुराग, आप कैसे देखते हैं इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने को, और इसका जरा हमको आप मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का एंगल भी समझाइएगा, क्योंकि ये भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं दबाव बनाते रहते हैं कि एमपी सरकार में या संगठन में इनके अपने लोग भी शामिल रहें। लेकिन निश्चित तौर पर एक मैसेज देना बहुत बेहद ज़रूरी था बीजेपी के लिए कि सरकार गिराने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दूसरे दल से जो हमारे दल में आता है उसे सम्मान दिया जाता है। हालांकि ये सम्मान देने में तकरीबन 15 महीने का वक्त लगा। कांग्रेस लगातार हमला भी करती रही ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कि आपको अभी तक इसका जो इनाम है वो नहीं मिला है, 15 महीने से ऊपर होते गए। यही वजह है कि जैसे ही ये मौका सामने आया, आप देख सकते हैं कि लगातार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया दबाव भी इसीलिए बना रहे थे। दबाव लगातार यात्रा थी, इस महीने की ये तीसरी यात्रा थी। इससे पहले भी अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के अलावा जब कार्य समिति जब बनी है मध्य प्रदेश में, तो तकरीबन 200 में से 62 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं जो इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें भी संतुलित किया गया। वहीं अभी जो विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेहद तरजीह दी गई है। एक मैसेज देना चाहती थी बीजेपी साफ तौर पर मध्य प्रदेश के बहाने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि अगर दूसरे दल से कोई उनके दल को आकर सपोर्ट करता है तो उसे उसके कद के अनुरूप बड़ा इनाम मिलता है। दूसरी बात, नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद होने में, ऐसे में एक बड़ी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता था ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि जो इलेक्शंस पिछले 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, कमलनाथ की सरकार जिसमें बनी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका थी। तमाम जिलों में जाकर उन्होंने प्रचार किया था, एक फैन फॉलोइंग थी, यूथ उनके साथ काफी जुड़ा था। देर सवेर तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में आना ही था, आपने कहा उसमें 15 महीने का वक्त जरूर लगा। देवेंद्र, यह भी खबर है कि उनका कार्यक्रम कहीं और जाने का था, खास तौर पर उनको दिल्ली बुलाया गया है। जी हाँ, और पार्टी के कार्यक्रम में ही उनको लगाया गया था सौरभ, और अगले 2 से 3 दिनों का उनका कार्यक्रम पहले था, फिर बाद में प्रोग्राम चेंज हुआ था और उनको कल आना था, लेकिन उसके बाद अचानक से यहाँ से संदेश गया। उसके बाद आनंद फानम में जाहिर तौर पर आ रहे हैं, और क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समझा जा सकता है कि कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब कैबिनेट एक्सटेंशन हो और यहाँ पे जगह मिले ताकि सरकार के मंत्री के तौर पर वो काम कर सके और अपने समर्थकों के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो उस लिहाज से वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सौरभ, और अब जबकि वो चीज़ हो रहा है, न सिर्फ वो कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, बल्कि उनका जो महकमा होगा वो भी महत्वपूर्ण महकमा होगा। इस बात के संकेत लगातार शुरू से ही दिए जाते रहे हैं कि उसमें कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी जाती है तो ये बताया ही जा रहा था कि उनका जो पोर्टफोलियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और चीज़ सर मैं आपको बताऊँ, जब महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे, हिना गावित जो कि आदिवासी लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और सबसे कम उम्र में वो सांसद बनी थी। जब वो 25 साल की थी तब 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था। और आपको याद होगा कि 2019 में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दरमियान, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दरमियान जब प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आ रहा था, तो उसमें जिन 2 भाषणों का जिक्र किया था उसमें एक उड़ीसा के प्रताप चंद्र सारंगी का था, तो दूसरा आदिवासी समुदाय से आने वाली डॉक्टर हिना गावित का था। और हिना गावित से लगातार उनके परफॉर्मेंस से लेकर पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक था, और माना जा रहा है कि हिना गावित भी इस मंत्रिमंडल में जगह पा सकती हैं। और जब इन्होंने चुनाव हराया था सौरभ, तो अंदाजा लगाइए कि
कि 42 साल से कांग्रेस का वहाँ पे कब्जा था। माणिकराव गावित जो कि बहुत प्रभावशाली नेता माने जा रहे थे, उनको हिना गावित ने हराया था। और जब हिना गावित को बीजेपी ने टिकट दिया था तो इनके पिता जो एनसीपी में थे, उस एनसीपी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। तो कुल मिलाकर हिना गावित अगर जगह पाती हैं मोदी मंत्रिमंडल में तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। सौरभ, लेकिन अभी देखिए, हमने जितने भी नामों की चर्चा की है, 6, 7, 8 नाम, ये कहा जा रहा है आनंद की इस बार जगह जो है कम से कम 28 है भरने के लिए। अब क्या ये तय माने कि इस बार जो है पूरी स्ट्रेंथ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को ले जाया जाएगा, या अब भी कुछ जगह खाली रखी जाएंगी भविष्य में अकोमोडेशन करने के लिए? कितने पद हो सकते हैं इस बार जो दिए जाए नए? जी बिल्कुल, कुछ मंत्री पद तो खाली रखने पड़ेंगे क्योंकि भविष्य की संभावनाओं को देखकर वो पद खाली रखे जाते हैं, ताकि इनकेस अगर किसी दूसरी पार्टी से आपका अलायंस होता है तो उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शिवसेना के साथ भी बीजेपी की बातचीत चल रही है। अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता है तो शिवसेना को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जो कुछ मंत्री पद जो है खाली रखे जाते हैं, और ये भी उसके पीछे ये भी वजह होती है कि आपको कई जगह क्षेत्रीय संतुलन साधना पड़ता है, कुछ नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ सहयोगियों को एकोमोडेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार का जो कैबिनेट जो विस्तार है वो बड़े लेवल पे होगा। कुछ बड़े मंत्रियों के महकमों में अगर बदलाव हो जाए तो इसमें भी कोई आपको अचंभा नहीं होना चाहिए, और कुछ बड़े मंत्रियों को हटा भी दिया जाता है जिसको आप सोच नहीं सकते, तो भी इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जो कवायद की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 महीने में जेपी नड्डा, BL संतोष, अमित शाह और तमाम मंत्रियों के साथ बैठ के, वो यूं ही नहीं है, बताया जा रहा है कि 360 डिग्री सबका इवैल्यूएशन किया गया, उनके काम की समीक्षा की गई है। उन्होंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आनंद जो आपने अभी बताई कि एक पूरा फीडबैक लिया गया है सरकार में काम करने वाले मंत्रियों का प्रधानमंत्री की तरफ से, और बहुत से फेरबदल जो मौजूदा मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियोज में भी हो सकता है, और कई जगह खाली भी कराई जा सकती है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कुछ और सियासी अपडेट के साथ हम फौरन लौटेंगे सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की। अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, शायद इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे खास भूमिका उत्तर प्रदेश को लेकर होनी चाहिए, आने वाले चुनावों को लेकर किन किन नामों की चर्चाएं हैं? विशाल, देखिए सौरभ, चूंकि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, 6 से 7 महीने में यहाँ वोटिंग भी हो जाएगी। उसको देखते हुए जिस तरीके से समीकरण बनाने हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीट्स मिली हैं, 67 सीट मिली हैं 75 में से, तो निश्चित तौर पर पार्टी चाहती है कि जो सहयोगी हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और अपने लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो मिक्स कॉम्बिनेशन हो, मिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो, वो कुछ ऐसा हो जिसमें रिजल्ट आए वो पिछले बार से भी बेहतर अगर हो सकें तो आ जाएं। तो इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम। लगभग इसको फाइनल मान के चला जा रहा है। हालांकि जब वो शपथ ग्रहण ले लेंगी तो ये माना जाएगा कि फाइनल हुआ कि नहीं हुआ है। दूसरा नाम निषाद, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो लगातार ये बात कह रहे हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि सहयोगियों से मेरी बातचीत हुई है, इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व से बीजेपी की बातचीत हुई है, और सभी ने कहा है कि आपका ख्याल रखा जाएगा, आपके लोगों का एडजस्टमेंट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने उत्तर प्रदेश में डिमांड की। समझा सकता है सौरभ कि ये डिमांड ऐसी नहीं है जिसको पूरा किया जा सके, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री आपको नहीं बनाया जाता है तो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है प्रवीण निषाद के तौर पर, जो कि उनके बेटे भी हैं और सांसद भी हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी के नाम पर जबरदस्त चर्चा चल रही है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, और इसके अलावा योगी सरकार में सांसद बनने से पहले वो कैबिनेट मंत्री की भी भूमिका में रही हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि 3 नाम जो इस समय चल रहे हैं वो काफी ज्यादा। आपने जो 3 नाम बताए जो लखनऊ में आप सुन रहे हैं, दिल्ली में इनको क्या चर्चा है इनको लेकर के, एक बार देवेंद्र से हम पूछ लेते हैं। देवेंद्र, और इसमें सबसे पहले अनुप्रिया पटेल की बात करें सौरभ, तो वो नाम लगभग तय है, और अनुप्रिया पटेल 2019 में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पा गई होती। बतौर MOS उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन अनुप्रिया पटेल इस बात के लिए अड़ी रही थी कि कैबिनेट मंत्री की कुर्सी अगर मिलेगी तभी वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, वरना नहीं लेंगे, और इसके चलते उन्हें मंत्री तब नहीं बनाया गया था या तब वो नहीं बन पाई थी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जाहिर तौर पर बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से नाराज किया जाए, खासतौर पर तब जब हाल के दिनों में आपने देखा और सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव किस प्रकार से कोशिशें कर रहे हैं अपना दल को रीच आउट करने के लिए। तो उस स्थिति में अनुप्रिया पटेल के लिए तय माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह पाएंगी। ये अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या उन्हें MOS इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा या कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और दूसरी चीज़ की प्रवीण निषाद को लेकर निश्चित तौर पर साहब एक बहुत डाउट रहेगा, इस लिहाज से कि निषाद समाज से ऑलरेडी बीजेपी के पास साध्वी निरंजन ज्योति के तौर पर मंत्री हैं, जो कि उसी जात से आते हैं जिस जात से प्रवीण निषाद आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की
कोशिश पहले इस बात के लिए होगी कि जैसे राजभर जैसे कम्युनिटी हो, गुर्जर कम्युनिटी हो, उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए बनिस्पत प्रवीण निषाद के, जो कि दिल्ली से जो कि संकेत मिल रहे हैं। देवेंद्र, आपका विशाल, विजय लक्ष्मी, नीतीश चंद्र, अनुराग अमिताभ, आनंद हमारे साथ थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त शायद सबसे ज्यादा दिलचस्पी देश में इसी खबर को लेकर है कि केंद्र में अब कौन कौन से नए मंत्री बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। वजन बढ़ाने का योग फॉर्मूला बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव 5 मिनट के इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।